जय हिंद दोस्तों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। ये आपका 11, 12 और 13 अक्टूबर का करंट अफेयर है और ये इसका 13वां वीडियो है जिसमें 20 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन है। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक किसे चुना गया है। ठीक है ना, स्पॉन्सर जिसको हम बोल सकते हैं। देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम का जो नया स्पॉन्सर चुना गया है, सेलेक्ट किया गया, वो है अपोलो टायर्स। ठीक है ना, अपोलो टायर्स। इससे पहले कौन था? इससे पहले ड्रीम 11 था। ठीक है ना, तो अभी किसको किया गया है स्पॉन्सर? अपोलो टायर्स का। आप देख सकते हैं सूची है 2023-25 में ड्रीम 11 था। ठीक है ना, ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिबंध लगने के कारण इनका कार्यकाल 2 साल में ही खत्म हो गया है इसका डील। ठीक है, इससे पहले बायजू थे, उससे पहले ओप्पो इंडिया, उससे पहले स्टार इंडिया, उससे पहले सहारा इंडिया परिवार लगभग 12 साल तक रहे हैं। ठीक है ना, वैसे सेबी के मुद्दे में गिरफ्तार होने के बाद डील कैंसिल। और सबसे पहले 93 से 2001 तक आईटीसी लिमिटेड विल्स जो है वो था। ठीक है ना, और सरकार के प्रतिबंध लगाने के कारण उनका अवधि खत्म हो गया है। तो अभी वर्तमान में कौन सा है? अपोलो टायर्स। इससे पहले ड्रीम 11, और ये अपोलो टायर्स 2028 तक रहेंगे। ठीक है, निम्नलिखित से किस शहर में एशिया के सबसे पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन किया गया है? ठीक है ना, और एशिया का सबसे पहला इस तरह का हॉस्पिटल है। ये कहाँ खोला गया? आपका नई दिल्ली में। कहाँ खोला गया है? नई दिल्ली में। चाबहार पोर्ट भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, जिस पर अमेरिका ने अपने प्रतिबंध छूट को सितंबर 2025 में खत्म कर दिया? ठीक है, देखिए, चाबहार जो ईरान में है वो भारत द्वारा विकसित किया गया है कि यह भारत को पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करता है। ठीक है ना, यही इसीलिए चाबहार पोर्ट महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए, यह भारत पाकिस्तान को बाईपास करता है, मतलब उसको पार करता है, क्योंकि पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट किसके पास है? चीन के पास है। ठीक है, भारत को ईरान ने 10 वर्ष तक उसके सबसे बड़ा हिस्सा जो है शाहिद बेहिश्त पोर्ट, उसका संचालन का जिम्मा दिया है। ठीक है ना, 2018 में प्रतिबंध लगाया गया था अमेरिका के द्वारा, जो प्रतिबंध हटा लिया गया है। ठीक है ना, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 1000 रुपया देने की घोषणा की है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किससे है संबंधित? बिहार से है। बिहार के मुख्यमंत्री ने इसके अंतर्गत 1000 रुपया देने की घोषणा की है। निश्चय स्वयं सहायता योजना का दायरा क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। इसमें स्नातक पास बेरोजगार को ही मिलेगा। उम्र कितनी होनी चाहिए? 20 से 25 साल, और 1000 रुपये प्रति माह की सहायता राशि मिलेगी। उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार खोजने में मदद करना है। ठीक है, तो 20 से 25 साल तक के स्नातक पास बेरोजगार व्यक्ति को भी 1000 रुपया का मंथली सहायता राशि मिलेगी। निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले पीएम पार्क का निर्माण किया जाएगा? पीएम पार्क। ठीक है, देखिए, जो पीएम पार्क का निर्माण जो किया जाएगा 17 सितंबर 2025 को इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर अपने जन्मदिन के अवसर पर पहले पीएम पार्क आधारशिला रखा। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि इसका मुख्य 3 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराने का मूल उद्देश्य है। ठीक है ना, अहमदनगर रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है जिसका नाम बदलकर अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन रखा गया? देखिए, ये जो रेलवे स्टेशन है, देवी अहिल्याबाई होलकर, पूरा नाम इनका नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर, उनके नाम पर रखा गया है। और ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। किसमें? महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन है, अनाथ और एकल अभिभावकों वाले बच्चों की शिक्षा को सहयोग करने के लिए किस राज्य में अम्बू करंगल योजना शुरू किया गया? अम्बू करंगल योजना। ठीक है, तो देखिए, ये अम्बू करंगल योजना जो शुरू किया गया है, कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में किया गया। अब देखिए, ये अम्बू करंगल योजना जो है
तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उन बच्चों को वित्तीय सहायता दिया जाएगा जिसके माता पिता दोनों खो गए हैं, लेकिन उसकी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 18 साल तक की उम्र तक को दिया जाएगा, ठीक है ना। उसको स्कूली शिक्षा पूरा करने के लिए 2,000 रुपये मासिक वित्तीय राशि दी जाएगी जिससे वो अपना शिक्षा जारी रख सके, ठीक है। 2,000 रुपये की वित्तीय राशि जिसके माता पिता खो चुके हैं, अम्बु करंगल योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सेजेक्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। सेजेक्स, देखिए सेजेक्स 2025 का जो आयोजन हुआ है वह सऊदी अरब के जेद्दा में हुआ है। कहाँ हुआ है, सऊदी अरब के जेद्दा में हुआ है, ठीक है। इसका आयोजन मुख्य रूप से क्या है, आभूषण के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस देश में पैसिफिक रिच 2025 XPR जिसको बोल सकते हैं सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है, ठीक है। देखिए ये एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, ठीक है। लगभग 20 देशों के सेना इसमें भाग ले रहे हैं और ये कहाँ आयोजन हो रहा है, सिंगापुर में। कहाँ, सिंगापुर में पैसिफिक रिच 2025 और इसमें भारतीय सेना भी भाग ले रही है। देखिए पैसिफिक मेजबान देश कौन है, सिंगापुर, इसमें भारतीय सेना भी भाग ले रही है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो 15 सितंबर से शुरू होगा। यह अभ्यास कहाँ किया जाएगा, दक्षिणी चीन सागर में, ठीक है ना। इसमें भारतीय नौसेना के बहुत महत्वपूर्ण है निस्सार INS निस्तार इसमें भाग ले रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसी इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के लिए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स जिसको ASME होली पदक से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। ये सम्मानित किसके द्वारा किया जाता है, USA के द्वारा। और ये किसको किया गया है, भारतीय मूल के किसको, बाबा कल्याणी को। किसको किया गया है, बाबा कल्याणी को, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट और अद्वितीय कार्यों के लिए दिया जाने वाला अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स का होली पदक दिया जाता है, ठीक है ना। यह 1924 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है ना। अलेक्जेंडर लाइमन होली के नाम से शुरू किया गया है, ठीक है ना। भारत के फोर्स के अध्यक्ष और MD जो है बाबा कल्याणी को दिया गया है, ठीक है ना, 2025 का। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे भारत के उपराष्ट्रपति जो श्री CP राधाकृष्णन है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं, के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। किन्हें नियुक्त किया गया, देखिए ये नियुक्त किया गया है, इनका नाम क्या है, अमित खरे। ये पूर्व में प्रधानमंत्री के सलाहकार भी रह चुके हैं, तो पर्सनल सचिव जिसको बोल सकते हैं कौन है, अमित खरे। अगला क्वेश्चन गुरु शारदा हाफमैन का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। गुरु शारदा हाफमैन, देखिए गुरु शारदा हाफमैन जो है वो किस नृत्य से थे, भरतनाट्यम, ठीक है ना। किससे थे, भरतनाट्यम। अब इसके बारे में जान लीजिए, वो चेन्नई के तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था। उनका नाम गुरु शारदा हाफमैन या अल्लादी शारदा के नाम से भी जानते हैं। उनको शारदा शिक्षक भी कहा जाता है, चिन्ना शारदा भी कहा जाता है, मतलब ये सारे नाम उनका है, ठीक है ना। 1996 में भरतनाट्यम के योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1996 में इनको मिल चुका है, ठीक है। तो किस नृत्य में है, भरतनाट्यम नृत्य में। अगला क्वेश्चन है निम्न से किसने उज्बेकिस्तान में आयोजित ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट का खिताब महिला वर्ग में जीता है, ठीक है। तो देखिए महिला वर्ग में जीतने वाले हैं भारत के वैशाली राम बाबू, ठीक है ना। वैशाली राम बाबू इनका नाम है और ये तमिलनाडु से है, ठीक है। अब इसके बारे में जान लीजिए, ये आयोजन उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ 2025 संस्करण में। ओपन वर्ग में कौन है, अनीस गिरी, वो भी भारतीय हैं, और आर वैशाली जिसको अभी नाम बोले हैं वैशाली राम बाबू, रमेश बाबू, ठीक है। तो ये महिला वर्ग में। अगला क्वेश्चन है स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप का पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले भारतीय कौन बन गए हैं, ठीक है ना। स्केटिंग जो जूते में चक्के के सहारे रेसिंग करते हैं उसको हम स्केटिंग बोलते हैं, और वो जीतने वाले का नाम क्या है, आनंद कुमार। क्या नाम है, आनंद
कुमार। ठीक है, अब इसके बारे में जान लीजिए। ये स्केटिंग जो है 2025 पुरुष के 100 मीटर स्प्रिंग में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें जूनियर वर्ग में तो उनका नाम क्रिस शर्मा है। इसने भी 100 मीटर स्प्रिंग में स्वर्ण पदक जीता है। मतलब सीनियर 100 मीटर स्प्रिंग और जूनियर 100 मीटर स्प्रिंग दोनों में स्वर्ण पदक। इसके साथ साथ आनंद कुमार वेल कुमार जो है वो 500 मीटर के में स्प्रिंग में भी कांस्य पदक जीता है। मतलब ये 2 पदक इन्होंने जीता है। ठीक है। तो और जूनियर में क्रिस शर्मा, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सीनियर में क्या नाम है उनका, आनंद कुमार। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक भारत का अनुमानित जीडीपी क्या होगा। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, जीडीपी अनुमानित कितना बताया गया है, तो अनुमानित बताया गया है 8.3 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, कितना है, 8.3 ट्रिलियन डॉलर। निम्न में से किस देश में एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किया जाएगा। 2027 में 27वां सम्मेलन होगा इसका। और 2027 में जो आयोजन होगा वो कहाँ हो जाएगा, पाकिस्तान में किया जाएगा। कहाँ, पाकिस्तान में किया जाएगा। इसके बारे में जान लीजिए। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी, 15 जून 2001 को संघाई में। ठीक है, उस समय ये 6 देश इसके सदस्य थे। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके पूर्ण सदस्य बने। ईरान 23 में, बेलारूस 24 में। कुल मिलाकर कितने सदस्य देश है, 10 है। 2025 का जो सम्मेलन हुआ कहाँ हुआ, चाइना में। 26 का किर्गिस्तान में और 27 का कहाँ होगा, पाकिस्तान में। तीनों इंपोर्टेंट है। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में है। सेक्रेटरी का नाम अगर बात करें तो नूरलान येरमेकबाइबू है जो कजाकिस्तान का है। ठीक है ना, नूरलान याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ये सारे इंपोर्टेंट है शंघाई सहयोग संगठन का। निम्न में से किसके द्वारा चर्चा में रही दपान कश्मीर के संघर्ष की कहानी नामक किताब लिखी गई है। ठीक है ना, ये पुस्तक के बारे में। तो देखिए ये दापान जो लिखा गया है किसके बारे में, किसके द्वारा, इस इप्सिता चक्रवर्ती, क्या नाम है उनका, इप्सिता चक्रवर्ती, जो कश्मीर में संघर्ष हुआ उनकी कहानी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसके द्वारा डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन नामक किताब लिखी गई है। डेमोग्राफी धर्म घनत्व, धार्मिक घनत्व, रिप्रेजेंटेशन नेतृत्व और डिलिमिटेशन नेतृत्वकर्ता के बारे में किसके द्वारा लिखी गई है। तो वो लिखा गया है किसके द्वारा, रवि के शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा, रवि के शर्मा के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही मुसेलियर किंग नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए किताब चर्चा में इसीलिए में रही है क्योंकि इसमें जो विस्तार में लिखा गया है, मालाबार जो केरल में है, मालाबार तट पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के द्वारा किया गया जो यातना है और संघर्ष है उसके बारे में लिखा गया। ठीक है ना, इसलिए चर्चा में रही थी। किसके द्वारा लिखा गया, अब्बास पनक्कल के द्वारा। किसके द्वारा, अब्बास पनक्कल के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, देखिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है वो 21 सितंबर को मनाया जाता है। कब, 21 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अब ऐसा समझिए, अगर इस शांति दिवस का अगर हम थीम की अगर बात करें तो शांतिपूर्ण विश्व के लिए अभी कार्य करें, मतलब ये इसका थीम है। ठीक है ना। अगर ये विश्व शांति दिवस कब से शुरू हुआ था, 1981 संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा शुरू हुआ था। और हर साल कब से मनाना शुरू हुआ था, 1982 से। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व शांति दिवस कब है, 21 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है ना, शोक दिवस। तो देखिए शोक दिवस जो मनाने की घोषणा की है हाल ही में पड़ोसी देश जो है नेपाल के द्वारा 17 सितंबर को शोक दिवस मनाने की घोषणा की है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 17 सितंबर को नेपाल में जनरेशन जेड जिसको बोलते हैं, प्रदर्शन के कारण मौत पर शोक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसकी घोषणा
कार्यवाहक प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने की है, ठीक है। और उनको क्या घोषित किया गया, शहीद दिवस घोषित किया गया। और इस उपलक्ष्य पर 17 सितंबर को ध्वज को आधा झुका कर रखा गया, ठीक है ना। और देश भर में एक दिन का अवकाश भी घोषित किया गया। तो सुशील कार्की याद रखिएगा, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी रही है, 2016 में इनकी नियुक्ति हुई थी, ठीक है। चलिए, तो ये आपका 20 क्वेश्चन है, इसे पढ़िएगा, समझिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। धन्यवाद।